अस्सलाम वालेकुम। आइए ऑर्गेनाइजिंग ए टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। जब हम कोई टेक्स्ट या कोई मवाद, आर्टिकल या कोई कहानी या कहानी का एक चैप्टर लिख चुके होते हैं, उसके बाद उसको हमने एडिटिंग करनी होती है, उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहले उसमें एक स्टेप ये है कि आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर लें, यानी उसकी तरतीब थोड़ी-सी तय कर लें। उससे आपके उसकी शक्ल निकल आती है और फिर उसके बाद आप तफ़सीली एडिटिंग उसके बाद कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें हमने क्या-क्या करना है। अ कुछ तो उसमें लॉजिकल सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि अगर आपने लिखा है और उसमें चीज़ें आगे पीछे हैं, तो आप उसको तरतीब में ले आएँ इस हिसाब से कि जो कॉज़ है वो पहले आए एंड द इफ़ेक्ट शुड फॉलो। यानी कि अगर बादल आए तो वो पहले दिखाए जाएँ और बारिश हुई तो बाद में। सो कॉज़ शुड प्रीसीड द इफ़ेक्ट। उसके अलावा अनदर वे टू ऑर्गेनाइज़ इट दैट द प्रॉब्लम शुड बी शोन फर्स्ट एंड देन द सॉल्यूशन शुड हैपन। एंड देन इट ऑल्सो देयर कैन बी अ केस स्टडी एंड देन देयर कैन बी अ थ्योरी। अक्सर रीडर्स डाइजेस्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा, उसमें आर्टिकल्स होते हैं, उसमें शुरू में बताते हैं कि एक शख्स था, उसके साथ ये हुआ, उसने उसकी लाइफस्टाइल में ये चीज़ थी, और फिर आगे जाके वो बताएंगे कि कैंसर हुआ और कैंसर कैसे होता है और कौन से कॉजेज़ हैं वगैरह। बट दे स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल बिकॉज दैट एड्स अ पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये एक आम टेक्निक है और आप अपनी राइटिंग को भी इस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि यू स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड देन यू गो ऑन टू द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, थियोरी, फाइंडिंग्स एट्सेट्रा। तो दैट्स वन वे टू ऑर्गेनाइज इट। अच्छा, सिमिलरली ये सारी चीज़ें आप अपने मर्ज़ी से इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। इफ़ेक्ट के बाद कॉज करें या सोल्यूशन पहले बताएं और फिर उसको फ्लैशबैक में लेके जाएं, कहानी का एंड पहले हो और फिर जो गुज़श्ता उसके इंसिडेंट्स और इवेंट्स थे वो बाद में दिखाए जाएं। दीज आर ऑल चॉइसेस यू कैन मेक, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर कि ये कुछ तरीके हैं कि कॉज और इफ़ेक्ट को आपने बैलेंस कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन को और केस स्टडी, और उसमें से जो थ्योरी आप डिड्यूस या अखज़ कर सकते हैं उसको आपने कैसे लेके चलना है। इसी तरह मेन आइडिया पहले और फिर आप जूम इन करें डिटेल्स के ऊपर। सो दीज आर ऑल थिंग्स यू लुक एट व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ टेक्स्ट। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस भी हो सकते हैं, अगेन लाइक आई सेड बिफोर कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को आप रिवर्स में भी कर सकते हैं कि जैसे किसी कैरेक्टर को हमने एक उम्र के एडवांस्ड हिस्से में दिखाया है एंड देन द स्टोरी अनफोल्ड्स अबाउट द पास्ट ऑफ दैट कैरेक्टर। दीज आर इंटरेस्टिंग वेज इन विच अ स्टोरी कैन अनफोल्ड। उसके अलावा क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। कोई जैसे अगर किसी इंफॉर्मेशन आप किसी चीज़ पे दे रहे हैं तो उसमें आप उसकी डेफिनेशन पहले बता दें। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल डीके, यू कैन टॉक अबाउट हाउ that process happens, how that happens over years, etc. This is more for an article that gives information or a blog that gives information. अच्छा, फिर ये तो बेसिक आपने उसका तरतीब ठीक कर ली, फिर उसको आपने कोई क्रिएटिव टच भी देना है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। उसका आप कैप्शन चूज़ कर सकते हैं। इस वक्त हो सकता है पहले आपने कोई और कैप्शन रखा हो और अब आपको लगे कि जो मवाद तैयार हुआ है उसके मुताबिक आपको शायद उसका कैप्शन को चेंज करके कोई और आप इंटरेस्टिंग बात उसमें लगाना चाह रहे हो। चूजिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरा। नाउ द ओपनिंग पैरा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरा एंड वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट अनदर टाइम। लेकिन हो सकता है कोई बीच की चीज़ हो और जो बड़ा कोई आपका पावरफुल कंटेंट बना हो, आप सोचें कि नहीं इसको बीच से उठा के मैंने इसको शुरू में डाल देना है, तो इसकी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और इट विल बी मोर ग्रिपिंग एंड इट विल बी अ हुक। क्योंकि आपने एक हुक के साथ अपनी रीडर को रखना होता है कि ताकि वो पढ़ता रहे आगे और उसका इंटरेस्ट उसमें कायम रहे। यू कैन यूज़ अ कोटेशन फ्रॉम अ फेमस पर्सन और अ वर्स, कोई शायरी की आप लाइंस उसमें डाल सकते हैं इस पॉइंट पे एंड यू कैन मेक ऑल दोज डिसीजंस एट दिस पॉइंट। और उसके अलावा टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है कि आप उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की तरतीब कर लें, बुलेट पॉइंट्स करने हैं। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप पैराग्राफ्स को अपने ऑर्गेनाइज करें तो पैराग्राफ्स बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। बेहतर ये है कि पैराग्राफ्स छोटे ही हों, और एक होते हैं वन लाइन पैराग्राफ। दिलचस्पी उसमें यह है कि इट क्रिएट्स एन इफेक्ट ऑल इट्स ओन। यू माइट थिंक कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वही जुमला अगर हम पिछले पैराग्राफ के साथ अटैच करके लिख दें या उसको अलग से एक स्टैंड अलोन पैराग्राफ की सूरत में लिखें, तो उससे इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज इट क्रिएट्स दैट पॉज, it adds drama, it adds impact to that line that stands alone. तो इसमें एक नमूने का आपके लिए है, आई एम गोइंग टू रीड सम ऑफ इट फॉर यू। ब्लू मॉन्क डेविड ब्रिकर की एक किताब है, उसमें से ये एक्सर्प्ट है। द सन मार्चेस ओवर आवर हेड्स थ्रू अ फील्ड ऑफ ब्लू, burns the horizon beyond our wake, yields to the stars,
purples the east and rises before us again. We are aground in a river of time. We eat, we sleep. With the wheel we turn the ocean around our boat. जिस तरह वो लिखा गया है उसको उसी तरह अगर पढ़ेंगे तो इस तरह पॉज के साथ और थोड़ा सा उसमें एक ड्रामेटिक इफेक्ट आता है। इन्हीं लाइंस को जैसे नॉर्मली लिखी हुई हैं एक इकट्ठे पैराग्राफ की सूरत में अगर पढ़ें तो उसकी फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट आएगी। The sun marches over our heads through a field of blue, burns the horizon beyond our wake, yields to the stars, purples the east, and rises before us again. We are aground in a river of time. We eat, we sleep. With the wheel, we turn the ocean around our boat. So that's how the reader will also read it in their head. जब आप इसको अलग पैराग्राफ्स में लिखेंगे और in comparison to इकट्ठे लिखना. So these are interesting devices that you can use when you organize your text. We hope you can use these to your benefit. Thank you.